हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप दोनों को टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 11 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 10 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य पार्ट 10 के वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि इसमें हम आपको टोटल 20 क्लास करवाएंगे। और अगर आप इसी 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। तो चलिए इसमें पार्ट 11 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिए, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए याद करते हुए चलिए और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजरी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम ने। तो जो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था वह बिस्मार्क ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। यह बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो लेनिन था उसकी मृत्यु कब हुई थी। 1921 में, 22 में, 23 में या फिर 1924 ईस्वी में। तो जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वह 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। दास कैपिटल के लेखक कौन थे। ये एक पुस्तक है दास कैपिटल, और पूछा यह जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन थे, इसके लेखक कौन थे, मतलब ये पुस्तक किसने लिखी थी। मैक्सिम गोर्की ने, लियो टोल्स्टॉय ने, कोल मार्क्स ने या फिर ट्रास्टस्की ने। तो जो दास कैपिटल है, इस दास कैपिटल पुस्तक के जो रचयिता हैं कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दास कैपिटल के लेखक कौन थे, तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में एक प्रथा चलती हुई आ रही थी, कृषक दास प्रथा, अर्थात जो कृषि करने वाले व्यक्ति होते थे उनको अपने यहाँ दास बनाकर उनसे काम करवाया जाता था। तो इस प्रथा का जो अंत हुआ था वह कब हुआ था। 1861 में, 1862 में, 60 में या फिर 1870 ईस्वी में। तो जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वह 1861 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। जेनेवा समझौता कब हुआ। यह जो जेनेवा समझौता है यह कब हुआ था। 1946 में, 1950 में, 1954 में या फिर 1956 ईस्वी में। तो यह जो जेनेवा समझौता वाला क्वेश्चन यह बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने की जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो यह 1954 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। यह कल नहीं स्कूल होना चाहिए था। वियतनाम में एक टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। तो उस स्कूल की स्थापना किस ईस्वी को हुई थी। 1907 में, 1908 में, 1910 में या फिर 1911 ईस्वी में। तो वियतनाम में जो टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी वह 1907 ईस्वी में हुई थी। और 1907 के डेट से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना भी 1907 ईस्वी में ही हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था। यह जो रंपा विद्रोह था यह कब हुआ था। 1916 में, 17 में, 18 में या फिर 1919 ईस्वी में। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। जब स्वराज पार्टी बनाई गई थी तो उस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे। मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या फिर एनी बेसेंट। तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वे चित्तरंजन दास थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। शिपनिंग जेनी एक यंत्र का नाम है और पूछा जा रहा है कि इस यंत्र का जो आविष्कार हुआ था वह कब हुआ था। 1967 में, 1770 में, 1773 में या फिर 1775 ईस्वी में। तो जो शिपनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था वह 1770 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो शिपनिंग जेनी का आविष्कार 1770
ईस्वी में हुआ था। औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? मतलब जो औद्योगिकीकरण का शुरुआत आया था, जब सभी जगह उद्योग फैलने लगा था, उसका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा था, तो उसने इनमें से किसके स्वरूप को गहन रूप से, बहुत मुख्य रूप से प्रभावित किया था? ग्रामीणीकरण के स्वरूप को, शहरीकरण के स्वरूप को, कस्बों के स्वरूप को, या फिर बंदरगाहों के स्वरूप को? तो जो शहरीकरण है, मतलब शहरों में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी, तो शहरीकरण का ही औद्योगिकीकरण ने बहुत ही गहन रूप से प्रभावित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरीकरण के। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम आपको इंपॉर्टेंट कहते हुए चल रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको और भी अच्छे से याद रखना है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, या फिर 1980 के दशक में? तो जो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी वह 1990 के दशक में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 के दशक में हुई थी। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया था? जो भारत में पहला छापा खाना लगा था, मतलब पहला प्रिंटिंग करने वाला, मुद्रण करने वाला जो यंत्र लगा था, वह किन लोगों ने लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था, डचों ने लगाया था, फ्रांसीसियों ने, या फिर अंग्रेजों ने? तो भारत में जो सबसे पहला छापाखाना लगाया गया था वह पुर्तगालियों ने लगाया था, क्योंकि भारत में जो आने वाले प्रथम व्यापारी थे, प्रथम विदेशी थे, वे पुर्तगाली ही थे, और उन्होंने ही पहला छापाखाना भी भारत में लगाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? अर्थात ये 4 राष्ट्रों का नाम दिया गया, 4 देश का नाम दिया गया, और पूछा जा रहा है कि सत्ता में साझेदारी का जो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है इनमें से कौन सा राष्ट्र करता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम, या फिर यूगोस्लाविया? तो यह बेल्जियम जो देश है, यही बेल्जियम राष्ट्र सत्ता में साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल्जियम। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, अर्थात अगर आप अपने मन में क्षेत्रवाद की भावना को रखते हैं तो इससे किस प्रकार का आपके मन में कुपरिणाम होगा? अपने क्षेत्र से लगाव होगा, राष्ट्रहित होगा, राष्ट्रीय एकता होगा, या फिर अलगाववाद होगा? तो आप क्षेत्रवाद की भावना अपने मन में रखिएगा तो आपको एक दूसरे के प्रति अलगाववाद की भावना उत्पन्न होने लगेगी। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक यही कुपरिणाम है कि अलगाववाद इससे उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाववाद। मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ था? यह जो मैक्सिको में ओलंपिक का आयोजन किया गया था, यह किस वर्ष किया गया था? 1965 में, 66 में, 68 में, या फिर 1970 ईस्वी में? तो मैक्सिको में जो ओलंपिक आयोजन हुआ था वह 1968 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1968 में। भारत में संविधान के 8वें सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? यह एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की जो 8वीं सूची थी, उस सूची के अनुसार भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 16 भाषा को, 22 भाषा को, 20 भाषा को, या फिर 25 भाषा को? तो भारत की मतलब मान्यता जो प्राप्त है, भारत में सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 भाषाओं को भारत के संविधान में 8वीं सूची के अनुसार मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं वे कितनी स्तरीय हैं? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, या फिर 4 स्तरीय हैं? तो बिहार में जो पंचायती राज स्तरीय हैं संस्थाएं वे 3 स्तरीय हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में जो पंचायती राज संस्था है वह 3 स्तर पर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 स्तरीय। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, अर्थात वहाँ लोकतंत्र नहीं है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, या फिर ब्रिटेन में? तो भारत में तो आप जानते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में भी है और पाकिस्तान में भी है, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? यह जो बांग्लादेश आप देश का नाम सुनते हैं, तो इस देश का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? 1947 में, 1965 में, 1971 में, या फिर 1975 ईस्वी में? तो बांग्लादेश देश का जो निर्माण हुआ था वह 1971 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले यह अस्तित्व में नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था। भारतीय लोकतंत्र है, यह जो भारतीय लोकतंत्र है क्या है? एक सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दोनों एवं भी, मतलब भारतीय लोकतंत्र भी है और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, या फिर एक असफल लोकतंत्र है? तो आप जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? मतलब कि जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस चुनाव से पहले लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी थी वह कितनी प्रतिशत थी? 10%, 15%, 33%, या फिर 50%? तो 15वीं लोकसभा से पूर्व लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी थी वह बहुत ही कम थी, अर्थात 10% थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10%।
सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन सबसे पहले यह पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 ईस्वी में हुआ था। तो यह जो आंदोलन हुआ था यह कहाँ हुआ था? राजस्थान में, दिल्ली में, तमिलनाडु में या फिर बिहार में? तो इस आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वह राजस्थान से की गई थी। इस आंदोलन का मतलब ये था शुरुआत करने का कि सरकार जनता के लिए क्या कार्य करती है, क्या कार्य नहीं करती है, उनका सूचना जनता को मिलना चाहिए, इसीलिए सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन 2005 ईस्वी में राजस्थान से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र इनमें से किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, या फिर इनमें से किसी प्रकार के क्षेत्र को नहीं? तो जो कृषि क्षेत्र है उसको तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन जो उद्योग क्षेत्र है इसी को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। नीति आयोग, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो क्वेश्चन यह भी आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या फिर यह भी आ सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है, नीति मतलब योजना, योजना मतलब नीति। तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? तो योजना आयोग का अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक उसी राज्य का होता है जो राज्य विकसित होता है। तो भारत विकसित भी होना चाहिए और उस राज्य में जनसंख्या कम होना चाहिए। तो कम जनसंख्या पर जो आय होगी वह सर्वाधिक हो जाएगी। तो भारत का किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, वह भी इस क्वेश्चन के अनुसार अपन अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में, पंजाब में, गोवा में या फिर हरियाणा में? तो जो गोवा राज्य है भारत का, यही सबसे छोटा राज्य है और यही जनसंख्या कम होती है, इसीलिए यहाँ का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? अर्थात अगर किसी देश की, अगर किसी राज्य की जो राष्ट्रीय आय है वह बहुत अधिक है तो वह क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा, अविकसित कहलाएगा, अर्धविकसित कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं कहलाएगा? तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह देश विकसित कहलाएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास आय अधिक होगी, इसलिए वे विकसित होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद हुए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का। इस पर आप जो टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं, तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद किए क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा मुद्रा का रूप है जो कि आधुनिक रूप नहीं है? तो मुद्रा से रिलेटेड यहाँ करेंसी की बात की जा रही है, हमारे पैसे की बात की जा रही है। तो वस्तु मुद्रा नहीं है, जमा मुद्रा, ड्राफ्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जमा ड्राफ्ट तो है, लेकिन जो वस्तु मुद्रा है यह आधुनिक रूप नहीं है, प्राचीन रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। आजकल मुद्रा का कौन स्वरूप अधिक प्रचलन में है? मतलब आज ऐसा मुद्रा का कौन स्वरूप है, करेंसी का ऐसा कौन स्वरूप है जो कि सबसे अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, या फिर उपयुक्त सभी? तो आप जानते हैं कि जो हमारा नोट होता है पत्र का होता है, एक कागज का होता है। तो आजकल जो चल रहा है अधिक प्रचलन में वह पत्र मुद्रा चल रहा है, करेंसी नोट चल रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्र मुद्रा। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? मतलब कि वित्तीय संस्थाओं में इनमें से किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक को, सहकारी साख समितियों को, या फिर बीमा कंपनियों को, या फिर इनमें सभी को? तो जो वित्तीय संस्थाएं होती है उनमें जो संस्थाओं को शामिल किया जाता है वे सभी की सभी संस्थाओं को सम्मिलित कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मतलब जो सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह कब किया गया था? 1966 में, 1980 में, 1969 में, या फिर 1975 ईस्वी में? तो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, या फिर 8 वर्गों में? तो मतलब कि जो भारत का सेवा क्षेत्र है उसको सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो
उसको सामान्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्गों में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? यह एक आंदोलन था उपभोक्ता जागरूकता। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह किस देश में हुई थी? सर्वप्रथम इंग्लैंड में, चीन में, जापान में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? मतलब ये 4 प्रकार का प्राकृतिक संसाधन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, अर्थात अगर आप उसका अधिक उपयोग कीजिएगा तो वह समाप्त हो जाएगा और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो वह प्राकृतिक संसाधन क्या है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, हवा या फिर पानी? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो सौर ऊर्जा है इसका तो आप जितना चाहें उतना निर्माण कर सकते हैं, हवा भी एकदम अनलिमिटेड है, असीमित है, और पानी तो 97% हमारे पृथ्वी पर पानी ही है, इसलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो बच गया खनिज तेल। खनिज तेल जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे कि कोयला हो गया खनिज से रिलेटेड। तो खनिज तेल एक ऐसा भंडार है, एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिज तेल प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना यह किस नदी पर बनाई गई थी? नर्मदा नदी पर, झेलम नदी पर, सतलज नदी पर या फिर व्यास नदी पर? तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह सतलज नदी पर बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलज नदी पर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें हम आपको जितने क्वेश्चन करवाते हैं सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को याद रखना है कि जो काली मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या फिर पर्वतीय मृदा? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा अर्थात रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? मतलब जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था वह कहाँ किया गया था? तारापुर में, नरौरा में, कलपक्का में या फिर राणा प्रताप सागर में? तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह तारापुर में स्थित है। और क्वेश्चन यह भी आता है कि तारापुर कहाँ स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थित है। भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है? तो सोपानी कहा जाता है सीढ़ीनुमा खेती को, मतलब कि सीढ़ी बना हुआ रहता है खेतों में और उस सीढ़ियों पर खेती की जाती है। तो यह जो खेती है किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर उत्तराखंड में? तो आप जानते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वह पहाड़ों वाला राज्य है, इसीलिए वहाँ सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, यहाँ सोपानी कृषि की चलाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के सीढ़ीनुमा जो खेती प्रचलित है वह उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर श्रीलंका? तो आप जानते हैं कि भारत में अगर पूछा जाए कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है तो असम हो जाएगा। और अगर पूरे विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो वह भारत होगा। भारत पूरे विश्व में चाय का उत्पादन करने में और निर्यात करने में प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वह कौन से शहर को कहा जाता है? सूरत को, लखनऊ को, कानपुर को या फिर नोएडा को? तो जो हमारा उत्तर भारत है उस उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह कानपुर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, जूट उद्योग में, चीनी उद्योग में या फिर एल्यूमिनियम उद्योग में? तो इस क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है, यह बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चूना पत्थर का उपयोग होता है वह सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट उद्योग का ये कच्चा माल चूना पत्थर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 11वां क्लास था। इसके बाद इसका 9 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आपने इसके सभी क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के माध्यम से सभी क्लासेस को अटेंड कर ले, क्योंकि अगर आप इसके सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और जो आपने वीडियो के बीच में देखा कि आप टेलीग्राम ग्रुप में रोज़ 8 बजे क्विज होता है, आप उस क्विज को भी जरूर दें और उस क्विज के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाकर किसी भी चैप्टर के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।